नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 7 जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट होता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर पूरे कोर्स को कवर किया जा रहा है। जब मैं पूरा कोर्स बोल रही हूँ तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको कवर किया जाएगा, साथ ही साथ आपको सीसैट पेपर भी पढ़ाया जाएगा और मेंस में आपके सारे जीएस पेपर्स के साथ हिंदी और एसए भी कवर किया जाएगा। तो पूरा एंटायर कोर्स आपका यूपी पीसीएस का कवर किया जाएगा। इस कोर्स में क्लास किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्लास क्या दिया गया है, कैराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो बोला गया है कैराकोरम रेंज को हम बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड, कहीं कहीं लिखा रहता है, बोला जाता है एशिया का। तो बताइए सही है कि गलत। दूसरा दिया गया है इस श्रेणी पर बाल्टोरा, बियाफो तथा हिस्पर नामक हिमानियां स्थित हैं। तो ये क्या रीजन जो है, जो कारण दिया गया है वो आपके कथन को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए अगर हम काराकोरम रेंज की बात करें तो इसे बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर ग्लेशियर जो है वो इसी पर सिचुएटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन कथन कारण एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उसको ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैराकोरम रेंज, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है, ये जो है ये आपके ट्रांस हिमालय में आते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद आपको यहाँ पर ग्रेट हिमालय दिखता है और इधर शिवालिक रेंज दिखता है जो कि आउटर रेंज है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इधर, ठीक है, और शिवालिक रेंज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या है, कैराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है और सबसे आउटर जो है वो शिवालिक रेंज है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अभी जो हमने प्रश्न डिस्कस किया है उसमें हमने मेनली फोकस किया है कैराकोरम रेंज। ठीक है, तो कैराकोरम रेंज से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बने हैं उनको मैं पॉइंट वाइज बता देती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कैराकोरम रेंज में नुब्रा वैली है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है कि नुब्रा वैली कहां पर लोकेटेड है, तो आप बताएंगे कैराकोरम रेंज में। ठीक है, अभी हमने अपने प्रश्न में ही पढ़ा, इसे हम बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस पर है, वो नुब्रा वैली के पास ही काराकोरम रेंज में है। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। और क्या पूछा जाता है आपसे कि श्योक जो है वो किस रेंज में है और किसके ट्रिब्यूटरी है। तो ये भी कहां पर मिलेगी आपको, कैराकोरम रेंज में मिलेगी और ये इंडस के ट्रिब्यूटरी है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार देख लीजिए, यहां पर और क्लियर हो जाएगा मैप के थ्रू। आपको मैंने आपको कैराकोरम रेंज के बारे में बताया है, ये कैराकोरम रेंज है। अच्छा, कैराकोरम रेंज में जो हाईएस्ट पीक है K2 भारत की, वो कैराकोरम रेंज में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो K2 है वो भारत की, जिसको कि हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो कैराकोरम रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास यहां पर। ठीक है, नुब्रा वैली एक बार देख लीजिए, इधर आपको नुब्रा वैली दिखेगी, इधर श्योक नदी दिख रही होगी। ठीक है, इधर गिलगिट रीजन दिख रहा है और ये देखिए इंडस, इंडस इधर पूरा आपकी जा रही है। अगर पूरा देखेंगे तो इंडस कुछ इस तरीके से आपको फ्लो होते हुए दिखेगी। तो परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न पूछे हैं तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। क्लास जो जो पॉइंट बताती जा रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है। अब हम इंडस की बात कर रहे हैं, तो इंडस से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि कौन कौन से यहाँ पर आपके डैम है। ठीक है, तो काला बाग याद रखिएगा, फिर चश्मा याद रखिएगा और
तारबेला याद रखिएगा, ठीक है। इंडस पे है तो काला चश्मा तार, कुछ भी, काला तार चश्मा, काला ऐसे याद रखना, काला चश्मा तार, काला चश्मा तार, ठीक है। तो ये आपका इंडस पे हो गए। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी मुझे याद आए हैं मैंने आपको बता दिया है। श्योक नदी से प्रश्न बना था, नुब्रा वैली से बना था, सियाचिन ग्लेशियर से बना था, और इंडस रिवर पे कौन कौन से डैम है वहां से प्रश्न बना था। नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना चाहिए, आना चाहिए कि सबसे पहले कैराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ठीक है, फिर पीर पंजाल है, और सबसे आउटर जो है वो शिवालिक रेंज है। इस तरीके से चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखते हैं क्लास हम। पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए, ठीक है। यह उत्तर की तुलना में दक्षिण में कम चौड़ा होता है और इसका विस्तार महानदी घाटी के उत्तर में है। तो महानदी घाटी की अगर हम बात करें, महानदी की बात करें, महानदी कहां से ओरिजिनेट करती है? सिहावा हिल से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से अब आप सोचिए कि कह रहा है कि नॉर्थ में है, उत्तर में है, तो हमारे ईस्टर्न घाट तो साउथ में है ना, पेनिसुलर रीजन में है ना, तो ये तो आपका गलत हो गया। और पहला जो है वो आपका सही है। अगर आप ईस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो उत्तर की तुलना में दक्षिण में ये कम चौड़े हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली 1 जो है वो आपका सही उत्तर है। अब क्लास हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, महानदी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे महानदी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि किस तरीके से आप महानदी की ट्रिब्यूटरीज को याद कर सकते हैं। याद करने के लिए एक पिक्चर आपको इमेजिन करनी है कि एक पूंछ है और उस पूंछ पर जोक बैठा है। पूंछ है, एक टेल है, टेल बोलते हैं ना पूंछ को, उस पर एक जोक बैठा है। तो महानदी की ट्रिब्यूटरी जोक ऑन टेल, जोक ऑन टेल। तो देखिए एक ट्रिब्यूटरी हो गई जोक ऑन टेल, हो गया, ठीक है। अब फिर जब हम इधर की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा था, आपको याद रखना है, शी हैज मैन इन आईबी, उसका जो आदमी है वो इंटेलिजेंट ब्यूरो में है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो देखो, सियोनाथ, हसदियो, ठीक है, फिर मान, फिर इब, ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो दोनों जोंग ऑन टेल याद रहेगा और शी हैज मैन इन आईबी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं महानदी की ट्रिब्यूटरीज। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम कुछ और पोर्शन को डिस्कस करते हैं, रिवाइज कराते हैं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। महानदी की ट्रिब्यूटरी से प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा। अगर आप वो ट्रिक याद रखेंगे तो आप एलिमिनेट कर लेंगे आसानी से। अब यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की और वेस्टर्न घाट की, तो आपके किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूं उसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये नॉर्दर्न सरकार है, आपको दिख रहा है, ठीक है। इधर आप आएंगे तो इधर आपको कोरोमंडल रीजन दिखेगा। कौन सा रीजन दिखेगा? कोरोमंडल रीजन। परीक्षा में पूछा जाता है कि कोरोमंडल जो कोस्ट है, ठीक है, वो किधर की तरफ है, तो आपको याद रखना है इस रीजन को हम कोरोमंडल रीजन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है, परीक्षा में प्रश्न बनता है यहां से। अब हम इस रीजन को देखते हैं क्लास। पहले मैं लिख देती हूं फिर आपको समझाती हूं। यहां पर देखिए, इस भारत के वेस्टर्न घाट की मैं आपसे बात करने जा रही हूं, भारत के वेस्टर्न घाट की। तो ध्यान से सुनिएगा जो जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले आपको पता है कि कच्छ रीजन है। ये कौन सा रीजन है? कच्छ रीजन है। फिर कातियावाड़ रीजन है, ठीक है, याद रखिएगा, कच्छ रीजन, कातियावाड़ रीजन। फिर यहां पर गुजरात हम कह दें, गुजरात वाला रीजन है। फिर इधर आपको कोंकण मिलेगा, फिर कन्नड़ रीजन, और इधर मालाबार रीजन, मालाबार रीजन। तो ये भी याद रखिएगा, कच्छ, कातियावाड़, फिर कोंकण, फिर कन्नड़, फिर उसके बाद मालाबार रीजन। परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब अगर परीक्षा में इसी प्रश्न को और डिफिकल्ट करें तो किस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर हम कोंकण रीजन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोंकण रीजन की बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक है? दमन से गोवा तक है। गोवा से मैंगलोर तक आपका कन्नड़ रीजन है, और मैंगलोर टू यहां पर अगर हम कन्याकुमारी तक जाएंगे तो मालाबार रीजन है। ये भी याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में प्रश्न बना है, ठीक है। तो कोरोमंडल रीजन आपको इधर दिख रहा है ईस्टर्न घाट में, ठीक है, और इधर आपको नदन सरकार दिख रहा है ऊपर की तरफ। यहां पर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आपका कच्छ है, कातियावाड़ है, कोंकण है, कन्नड़ है और मालाबार है,
ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम दमन से गोवा की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा रीजन है, बताइए, वो कोंकण रीजन है, ठीक है। फिर दमन से, जब गोवा से हम मैंगलोर की बात कर रहे हैं तो कन्नड़ रीजन है, और मैंगलोर से हम कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा रीजन है, वो आपका है कौन सा रीजन, मालाबार रीजन। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए, यहां से भी प्रश्न बनता है तो मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा, और अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो उसको सही कर लीजिएगा, वैसे होगी नहीं मिस्टेक। अब देखिए ये क्या बोला गया है, ओलियोगोसीन काल और मायोसीन काल और प्लायोसीन काल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थल कीर्ति के निर्माण से है, स्थल कीर्ति के निर्माण से है। तो बताइए, ओलियोगोसीन की बात की गई है, मायोसीन की बात की गई है और प्लियोसीन की बात की गई है। तो विंध्या रेंज से, सतपुड़ा रेंज से, हिमालय माउंटेन से, या फिर नीलगिरी माउंटेन से। तो यहाँ पर सही जो उत्तर है वो आपका है सी, हिमालयन माउंटेन से, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जब हम ओलिगोसीन की बात करेंगे, ओलिगोसीन की, तो इसमें ग्रेटर हिमालयन बने हैं, जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है वो इसमें बनी है। परीक्षा में और स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, ठीक है। मायोसीन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मिडिल हिमालयन रेंज जो है वो इसमें फॉर्म हुई है, ठीक है। और प्लेलियोसीन की जब हम बात करेंगे तो शिवालिक रेंज जो है वो इसमें फॉर्म हुई है। ये परीक्षा में अगर और स्पेसिफिकली पूछेगा आपसे, मतलब तब इस तरीके से पूछा जा सकता है। यहां पर आपका आंसर सी सही था। यहां पर देखिए लिखा भी होगा, महान हिमालय के निर्माण की जब हम बात करेंगे, ग्रेट हिमालय की, तो ओलिगोसीन काल के दौरान इनका निर्माण हुआ था। जब लघु और मध्य की हम बात करेंगे तो मायोसीन के समय, ठीक है। और जब हम शिवालिक आउटर हिमालय की बात करेंगे तो प्लायोसीन के समय काल में इनका निर्माण हुआ था। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को अधिक से कम की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो नेपाल दिया है, भूटान दिया है, पाकिस्तान दिया है, म्यांमार दिया है। तो इन सब में अगर हम देखेंगे तो भारत सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, तो दो जगह दिया गया है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा नेपाल, ठीक है, फिर म्यांमार और लास्ट में भूटान। तो डी आपका सही उत्तर है। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास, डी जो है वो सही उत्तर है। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला है पेपर में प्रश्न कैसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, फिर उसके बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। आपको पता है ये तराई रीजन भी है, ठीक है, और इधर मस्तिष्क ज्वर भी बहुत होता है। ये बस याद रखिएगा, जो गोरखपुर है कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, वो भी अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करता है, नहीं, गोरखपुर नहीं शेयर करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमालय के दक्षिणी ढलानों की ढाल उत्तरी ढलानों की तुलना में नीचे है। दक्षिणी ढलानों पर वर्षा का अधिक होता है, ढलानों पर वर्षा का अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है मेनली हमें कहना चाहिए। तो स्लोप ऑफ सदर्न हिमालय इज लोअर देन द नदर्न स्लोप, ठीक है, बिल्कुल सही है। और देयर इज मोर रेनफॉल ऑन सदर्न, ये भी सही है आपका, ठीक है। स्लोप इसका नीचे है तो रेनफॉल ज्यादा होती है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं, ठीक है। चल अगला प्रश्न हम देखें। दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनना है। बियाफो हिमनद जो है वो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है वो चंद्रा घाटी में स्थित है। अगर आपने पहले वाले प्रश्न में जो चीजें मैंने आपको बताई थी उसको ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब हम बियाफो ग्लेशियर की बात करेंगे तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये कैराकोरम रेंज में है ना, कैराकोरम रेंज में है, ठीक है। फिर सियाचिन ग्लेशियर की बात हम करेंगे तो ये भी आपका कैराकोरम रेंज में है। और अगर हम वैली की बात करेंगे
तो कौन सा वैली है, जल्दी बताओ, नुब्रा वैली है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पर आपका दोनों ही गलत है, उत्तर सही क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख को चीन के सिंकियांग प्रांत से जोड़ता है? तो बताइए, लद्दाख को सिंकियांग प्रांत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यहाँ पे दिया है बल्चा धुरा, फिर बनिहाल, फिर अघिल, फिर बारालाचा। तो बताइए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बल्चा धुरा जो है वो शायद उत्तराखंड में है, बारालाचा, रोहतंग, बाराशिप, ये सब कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब बचा बनिहाल और अघिल। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है सी। ठीक है, अघिल दर्रा जो है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, बल्चा धुर्रा की हम बात करेंगे, बल्चा धुर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अच्छा, ये किसको किसको जोड़ता है, कुमायूं को किससे, तिब्बत से, ये भी याद रखिएगा, कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा, बल्चा दर्रा जो है वो कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। फिर उसके बाद जब हम बनिहाल दर्रा की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिएगा, और ये कश्मीर घाटी को काजीगुंड से जोड़ता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और बारालाचा दर्रा की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, किससे, लद्दाख से जोड़ता है। और अघिल दर्रा जो है वो लद्दाख को कहां से, चीन के सिक्किम राज्य से जोड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है क्लास, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद रखने हैं तो आप याद रख सकते हैं रोहतांग, बारालाचा, शिप किला। ठीक है, तो इसमें बस आपको इमेजिन करना, एक शिप है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है बहुत हिम्मत करके, हिमाचल हिम्मत, ठीक है, करके, और वो कहता है रोहतांग भरा शिप। ठीक है, रोहतांग मतलब एकदम मजा आ गया, रोहतांग भरा शिप, तो कभी नहीं भूलेंगे, रोहतांग भरा शिप, तो कहां पर है, सब हिमाचल प्रदेश में, हिम्मत चाहिए ना। ठीक है, लिप नीतिमान, लिप नीतिमान, लिप नीतिमान, ये कहां पर है बताइए, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए, लेपू लेक कहां पर है, सिक्किम में है। हाँ, लिपू लेक कहां पर है, सिक्किम में है, नहीं, लिप नीतिमान, मैंने क्या बताया, लेपू लेक। ठीक है, लिप नीतिमान, ये सब दर्रे कहां पर है, ये आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, नाथू जी, नाथू जी, ये कहां पर है, सिक्किम में है। तो नाथू दर्रा और जिलेपला ये कहां पर है, ये सिक्किम में है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। बस मेरे कहने का मतलब ये है, परेशान मत होइएगा कि मैम क्या बोलने लगी अचानक से। जिसको याद होगा उसको समझ में भी आ रहा होगा, और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जा रहे होंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पास को एक बार याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है। अब चलिए क्लास, अब अगले प्रश्न को हम करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न सुमिलित करिए, समुद्री बीच दिया गया है और राज दिया गया है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। अमर बोल दिया है, गोपनाथ दिया है, उल्लाल दिया है, श्रीवर्धन दिया है। अच्छा क्लास, कभी ऐसा होता है कि परीक्षा में कोई ऐसा प्लेस पूछा गया हो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, लेकिन आप थोड़ा सा उधर का, जैसे हम लोग, अभी मैं आपको बताती हूँ यहीं पर, कि जैसे यहाँ पर देखिए श्रीवर्धन दिया गया है और ऑप्शन में आपको गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक दिया गया है। तो हमें यहाँ पे लगेगा ना कि ये जो है श्रीवर्धन मेनली महाराष्ट्र के रीजन का होगा, थोड़ा सा हम नाम से कोरिलेट करके देख रहे हैं। तो देखिए डी का जो है वो थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड 2 जगह दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डी का थर्ड है तो हमको सी का फोर्थ भी पता चल जा रहा है। सी का फोर्थ देख लेते हैं, उल्लाल जो है वो कर्नाटक में है, हो सकता है, नाम देखो, उल्लाल कर्नाटक। ठीक है, गोपनाथ दिया है और अमर बोल दिया है। ठीक है, तो गोपनाथ जो है, देखो सोमनाथ, गोपनाथ, ये सब कहां पर है, ये सब गुजरात में है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं। तो बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, और ए का सेकंड हो गया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, बी सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा एग्जाम में सोच सकते हैं, एलिमिनेट करने में आसानी होती है। यहां पर देखिए गोपनाथ, मांडवी, ठीक है, फिर इधर सोमनाथ, बरावल, चौखड़, ये सब कहां पर है, ये सब गुजरात में है। ठीक है, फिर हमने देखा अमर बोल, ठीक है, यहां पर कोलवा,
फिर डोनापोला, ये सब कहां पर है, ये सब गोवा में है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो अलीबाग, बेसिन, बुराई, ठीक है, चौपाटी सभी ने सुना है। ठीक है, फिर हरीश्वर, मनोड़ी, ये सब कहां पर है, ये सब महाराष्ट्र में है। और अभी हमने देखा यहाँ पे उल्लाल कहां पर है, कर्नाटक में है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय परमाणु शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए यहाँ पर। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 नहीं, 1966 नहीं, 1994 नहीं, 1987। याद रखिएगा, 87 9 8 7, कितना अच्छा है, 987 याद रहेगा ना। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था, तो डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन रहते हैं, स्टार लोग रहते हैं ना, जो सितारे हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो तारापुर कहां होगा, महाराष्ट्र में होगा। देखो रावत भाटा की बात करेंगे तो आरे, ठीक है, रावत भाटा आरे, राजस्थान आरे, ठीक है, याद रहेगा। फिर कुंडनकुलम की बात करेंगे तो तमिलनाडु, याद रखेगा। KAIGA, कैगा में KA कॉमन है, कर्नाटक में KA कॉमन है, तो कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा, देखो काकरापार ऐसे ना, काका लोग कहाँ रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, सही है। कलपक्कम, कल क्या है, कल की बात हो रही है, तो ये टी से होगा, टाइम, कल क्या है, टाइम की बात करें ना, तो तमिलनाडु। कलपक्कम तो ये तमिलनाडु में, और नरोरा जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो याद रहेगा आपको, स्टार से सितारे लोग से तारापुर याद रखिएगा महाराष्ट्र में, रावत भाटा में आरे तो राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, क्यागा की बात करेंगे कर्नाटक हो गया, कल मतलब टाइम तमिलनाडु हो गया, और नरोरा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये भी चीज याद रखिएगा आप। अच्छा, एक दो चीजें और, भारत में 1954 में, याद रखिएगा 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में स्थापित किया गया था, और 1987 में जो मैंने आपको बताया भारतीय परमाणु शक्ति निगम स्थापित किया गया था। और अगर परीक्षा में पूछेगा भारत का पहला जो था परमाणु संयंत्र कौन था, तो वो तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। उसके बाद रावत भाटा में राजस्थान में, ये भी याद रखेगा। तो सबसे पहले कहां पर, 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। गायत्री पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित लौह अयस्क खनन स्थल है? तो बताइए, उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, या फिर गोवा में? तो यहां पर गायत्री पहाड़ी जो है वो उड़ीसा में है, तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं कटक की, कौंछोर की, छर की, कोरापुट की, ठीक है, बराबिल की, बादाम पहाड़ की, मयूरभंज, संबलपुर, ठीक है, ये सब कहां पर है, ये सब जो है ये उड़ीसा में है, और लौह के लिए फेमस है, आयरन के लिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, केमांगुंडी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चिकमंगलूर भी आपकी परीक्षा में पूछा गया, चित्रदुर्ग, ठीक है, धारवाड़, सिमोगा, ये सब किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए, और ये सब कहां पर है, ये सब कर्नाटक में है। तो यहां से परीक्षा में प्रश्न बना है आपके, तो ध्यान दीजिएगा क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? एक तरफ आपको बॉक्साइड उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है, देखिए उड़ीसा अमरेली, ठीक है, झारखंड लोहरदगा, महाराष्ट्र कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ सरगुजा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए, यहां पर सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है ए, क्योंकि ए आपका सही संगत नहीं है। देख लेते हैं हम एक बार, उड़ीसा की जब हम बात करेंगे तो उड़ीसा में आपका कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, बोलांगीर, संबलपुर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। और अमरेली जो है वो कहां पर है, ये आपका गुजरात रीजन में है। देखिए अमरेली, भावनगर, ठीक है, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ में है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे दुमका, ठीक है, और फिर हम अगर देखेंगे दुमका, लोहरदगा, गुमला, मुंगेर, पलामू, रांची, ये सब कहां पर है, झारखंड में है। ठीक है, और फिर अगर यहां पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अमरकंटक पठार, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और आपका सरगुजा हो गया। तो क्लास ये आपको याद करना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनता है।
ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिहार में निवास नहीं करती है? तो कौन सी बिहार में निवास नहीं करती बताइए? करमाली जो है बिहार में निवास करती है, खारिया भी, ठीक है, दिवारी दिया है और कोरबा दिया है। तो दिवारी जो है वो बिहार में निवास नहीं करती है, कोरबा भी करती है। ये दिवारी जो है वो असम की जनजाति है। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, उत्तर देख लेते हैं। सी आपका सही है। दिवारी की बात करेंगे तो ये कहां पर पाई जाती? असम की जनजाति है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म संगत है? तो देखिए आइसोबार की जब हम बात करते हैं तो समान वायु दाब वाले एरिया, जहां पर प्रेशर जो है वो सेम है, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं आइसोबार, सही है, ठीक है। आइसोहाइट की बात हम करेंगे तो जहां पर समान वर्षा हो रही है उनको, ये भी सही है। आइसोहेल की बात करेंगे तो समान धूप वाले, ठीक है। मैप का कनेक्टिंग पॉइंट जहां पर समान धूप है, ठीक है, सनसाइन की जो ड्यूरेशन है वो आपकी सेम है। तो तीनों ही बिल्कुल सही है। आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। यहां पर इंग्लिश में डी नहीं दिया है, डी लिख लीजिए और लिख दीजिए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सही है यहां पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है। हवाई प्रकार के ज्वालामुखियों में लावा बहुत तरल होता है, ठीक है। ज्वालामुखी से धरातल पर निकलने वाला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। तो यहां पर आपको क्या बताना है? कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ना, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए क्लास, अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी से जो निकलता है ये मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है, मैग्मा निकल रहा, और जब ये निकल रहा है और धरती पे गिर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? लावा निकल रहा है, लावा। इसे मैग्मा नहीं कहते। जब ये बाहर आ जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं, ना कि मैग्मा कहते हैं। तो ज्वालामुखी से धरातल पर निकलने वाले पदार्थ को हम लावा कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो हवाई प्रकार की ज्वालामुखियों में लावा बहुत तरल होता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर सही पूछा है तो आपका सही उत्तर केवल ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है, उनमें कौन कौन है? तो देखिए, बंगाल के मालवा की बात की गई है और गुजरात की बात की गई है। बंगाल, मालवा, गुजरात की बात की गई है। बंगाल, मालवा, गुजरात। दिल्ली, बंगाल, मालवा की बात की गई है। मेवाड़, विजयनगर की बात की गई है। गुजरात, बहमनी की बात की गई है। सबसे पहले ये जो प्रश्न बना है ये बहुत अजीब सा प्रश्न बना है। क्यों अजीब सा है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है केवल 2 हिंदू शासकों की बात कही गई है और ऑप्शन में आपको ए बी में 3-3 की बात की गई है। तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ये दोनों तो होगा ही नहीं, पहले ही क्लियर हो गया। अब हमें देखना है मेवाड़, विजयनगर या फिर गुजरात, बहमनी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है मेवाड़, विजयनगर, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत बनते हैं, वैसे यहां पर भी एक क्वेश्चन अजीब सा बन गया। सी सही उत्तर है। देखिए, तुर्की भाषा में लिखी गई अपनी आत्मकथा बाबर ने केवल 5 मुस्लिम शासकों, जिसमें दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी तथा केवल 2 हिंदू, मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। ये याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से मुस्लिम शासक हैं की बात की गई है? तो वो आपका बंगाल, मालवा, गुजरात, दिल्ली और बहमनी। और हिंदुओं में, हिंदू शासकों में खाली मेवाड़ और विजयनगर की बात की है, याद रखिएगा। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूर्य से नहीं है? तो बताइए, फोटोस्फेयर, ठीक है, वनमंडल, कोरोना, महामंडल, ठीक है। तो यहां पर जब हम एक्सोस्फीयर की बात करते हैं तो एक्सोस्फीयर जो है वो सन की लेयर नहीं है। एक्सोस्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं ना, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर को। फिर उसके बाद समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फियर ना। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आइनोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर सबसे आउटर जो होता है वो एक्सोस्फियर होता है। तो ये आपके एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, जिसको कि हम ब्रह्मंडल कहते हैं। तो ये नहीं है, और सब जो है वो आपके सूर्य से रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब
अगला प्रश्न क्या है? छाया क्षेत्र अथवा शैडो जोन का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे है? बताइए, अर्थक्वेक से या अक्षांश से, देशांतर से या फिर ज्वालामुखी से? तो देखिए, शैडो जोन वो जोन होता है जहां पर अर्थक्वेक नहीं आता है, मतलब पी वेव और एस वेव जो होती हैं, जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, यहाँ पर नहीं ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है क्लास। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसे छाया क्षेत्र कहा जाता है, जहां कोई भूकंपीय तरंगें प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, जो सेस्मिक वेव्स होती हैं वो यहाँ पर नहीं ट्रेवल करती है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विस्तृत हिमनदों के बीच ऊंचे उठे चट्टानी टीले जो चारों ओर से हिम से घिरे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए, कुछ इस तरीके से बात की जा रही है। ऐसे ऊंचे टीले जो हर तरफ से, ठीक है, ग्लेशियर से घिरे हुए हैं, पूरी तरफ बर्फ बर्फ है, ऊंचे टीलों की बात कही गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रश्न है, तो इसे नुनाटक कहा जाता है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए, अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगले प्रश्न को देखिए क्लास। निम्नलिखित में से किसे सममंडल में नहीं शामिल किया जाता है? देखिए, जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली हम उसे दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक होमोस्फीयर में और एक हेट्रोस्फीयर में। यहाँ पर बोला गया है होमोस्फीयर में आपकी कौन कौन सी लेयर इंक्लूडेड है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो क्षोभ मंडल होता है जिसको कि हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। इस तरीके से पूरे लेयर्स होते हैं, जिसमें से ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, और फिर मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जो हैं, ये तीनों होमोस्फेरिक लेयर हैं, लेकिन आइनोस्फीयर जो है वो हेट्रोस्फीयर है। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर होगा यहां पर। अगला प्रश्न हम देखें, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। उपोष्ण कटिबंधीय दाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। या निम्न वायु दाब की पेटी होती है, इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री तक होता है। देखिए क्लास, 30 से 35 डिग्री वाला जो आपका हम बेल्ट की बात करते हैं, यहां पर निम्न दाब नहीं, यहां पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर होता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर बोला गया है ट्रू स्टेटमेंट ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में चलते हैं, समानता इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। देखिए क्लास, अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हैं तो ये टेम्परेट रीजन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, फिर हम लोग पोलर रीजन उधर की तरफ जाते हैं, जो टुंड्रा रीजन आपका होता है। तो बताइए, जो टेम्परेट साइक्लोन है क्या वो लोअर लैटिट्यूड में ट्रेवल करते हैं? ठीक है, लोअर लैटिट्यूड में तो टेम्परेट रीजन है नहीं, वो आपका नहीं, तो ये तो गलत है। हाँ, यहाँ पर अगर मिडिल लैटिट्यूड लिखा रहता तो आपका सही हो जाता। तो पहला तो आपका गलत है। ठीक है, जनरली देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका सही है। तो ए का गलत होने की वजह से, एक गलत होने की वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो बताइए कौन सा है? तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, या फिर द ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल? तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करेंगे तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इन सब में कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रही हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को आप देखेंगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किधर की तरफ है, तो आप देख लीजिए ये किस साइड है आपका। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, इधर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे डार्लिंग और म्यूरे इधर फॉल कर रही, मोरे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ब्लू माउंटेन इधर है। ठीक है, ब्लू माउंटेन इधर है, डार्लिंग और मोरे जो रिवर है वो इधर साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्टिनेंट से कौन अलग करता है? ब्रास स्ट्रेट
अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को दे दे, तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ किम्बरले प्लेटू मिल रहा है। परीक्षा में पूछा जाता है किम्बरले प्लेटू कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, नॉर्थ में है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया के बीच में गिब्सन है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया के बीच में गिब्सन और सिम्पसन है, याद रखिएगा, गिब्सन और सिम्पसन। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन इधर की तरफ है। तो ये सारी चीजें आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। तनामी डेजर्ट भी याद रख लीजिएगा एक बार। तो क्लास क्लियर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज याद रखिएगा, ठीक है। फिर इधर आपको बास स्ट्रेट याद रखना है, जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा है। इधर सबसे पहले ऊपर नॉर्थ में किम्बरले प्लेटू है, फिर ग्रेट सैंडी है, ग्रेट सैंडी के इधर की तरफ तनामी डेजर्ट है। फिर नीचे आएंगे तो गिब्सन, गिब्सन के इधर सिम्पसन और इधर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ठीक है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। डार्लिंग रेंज इधर की तरफ है, डार्लिंग रेंज इधर की तरफ है, ठीक है। डार्लिंग रिवर इधर है साउथ की तरफ, डार्लिंग रेंज पूछेगा तो ये आपको सॉरी डार्लिंग जो ये है ये आपको किस तरफ मिल रही है, साउथ ईस्ट में, और डार्लिंग रेंज जो है वो आपको साउथ वेस्ट में मिल रही है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है। यह जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर यह क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। तो देखिए, अगर हम देख रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। फर्स्ट में तो हमारा एशिया ही होगा, क्योंकि चाइना और भारत दोनों एशिया में है, तो ये आपका सही है। इट इज स्मॉलर देन ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, नहीं, ठीक है, ये आपका गलत होगा। यहां पर क्या बोला गया है, ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है, क्या सही स्टेटमेंट। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो केवल एक होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास एक बार यूरोप को देख लेते हैं। ये आपको यूरोप दिख रहा है, ठीक है, यूरोप दिख रहा है, याद रखिएगा। राइन नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, सीन नदी के बारे में बताया था, राइन नदी रॉटरडैम बताया था ना, फिर यहाँ पे सीन पे बताया था कि पेरिस है, ठीक है। इधर देखिएगा, इधर एल्ब नदी है, और ये सब इधर आपको नॉर्थ सी दिख रहा है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। यहां पर आपको इटली मिलेगा, इटली, इटली के इधर एड्रियाटिक सी है, इधर टाइरेनियन सी है, याद रखिएगा, और इधर आयोनियन सी है। ये भी पूछा जा सकता है, एक तरफ एड्रियाटिक, आयोनियन और टाइरेनियन सी, ये इटली वाला पोर्शन है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो पॉइंट बता रही हूं, यहां से परीक्षा में प्रश्न बना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था ब्लैक सी के बारे में, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बना था। मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि आप याद रख सकते हैं बर्गर टी से, बर्गर और टी से, बर्गर टी, टी बर्गर, तो टी से आपका टर्की हो जाता है, ठीक है, बी से बुल्गारिया हो जाता है, फिर यूक्रेन हो जाता है, रशिया हो जाता है, ठीक है, जॉर्जिया हो जाता है, और आपका रोमानिया हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी बर्गर टी से आपको सराउंडिंग कंट्रीज याद रहेंगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा पठार कैस्केड, श्रेणी और रॉकीज पर्वत से घिरा हुआ है। तो यहां पर ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैस्केड रेंज की बात की गई है और किसकी बात की गई है, रॉकी माउंटेन की बात की गई है। तो बताइए, कोलोराडो प्लेटो या फिर एडवर्ड या फिर मोंटोग्रासो या फिर स्नेक प्लेटू। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है स्नेक प्लेटू। एक बार हम लोग इसको भी मैप में देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखिए मैप, एक बार मैप है ही नहीं, यहां पर मैप नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, इधर एक तरफ आपको रॉकी माउंटेन मिलेगा, कोलोराडो मिलेगा, और बीच में आपको स्नेक प्लेटू मिलेगा। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्नेक डियागो निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए फेमस है। तो बताइए, स्नेक डियागो जो है वो किसके लिए फेमस है, एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए, एरोप्लेन के लिए, कॉटन क्लोथ्स के लिए, या फिर पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये आपका एरोप्लेन के लिए फेमस है, हवाई जहाज बनाने के लिए। तो बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न को अब हम देखते हैं 26 क्वेश्चन। हीनयान के अनुयायियों का लक्ष्य अरहत बनना था। इसमें महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में अस्वीकार किया गया था
तो देखिए हीनयान की अगर हम बात करें तो ये इनका जो मेन लक्ष्य था वो अरहत बनना था, ये बिल्कुल सही है। ये पुनर्जन्म से मुक्ति मतलब उसमें नहीं विश्वास रखते थे, तो यहाँ पर ये आपका सही है। महात्मा बुद्ध को इन्होंने एज अ डेटी रिजेक्ट किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और मूर्ति पूजा पे ये विश्वास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो दोनों है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या भी एक बार हम लोग ढंग से देख लेते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित बौद्ध धर्म था एवं रूढ़िवादी था। इसके अनुयायियों का लक्ष्य अरहत बनना था, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो आत्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। महायान संप्रदाय ने इसे आत्म केंद्रित बताकर इसकी आलोचना भी की थी, ये भी याद रखिएगा। हीनयान ने बुद्ध को देवता के रूप में अस्वीकार करते हुए उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा है। वे मूर्ति पूजा के अलावा प्रतीक पूजा की ओर अग्रसर हुए थे और सम्राट अशोक जो थे वो हीनयान बौद्ध धर्म को संरक्षण उन्होंने दिया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो बताइए, सम्यक ज्ञान की बात की गई है, सम्यक आहार की बात बताइए, सम्यक दर्शन की बात, सम्यक आचरण की बात। तो राइट नॉलेज की बात की गई है, राइट व्यू की बात की गई है, राइट कंडक्ट की बात की गई है, लेकिन राइट डाइट की बात नहीं की गई है। तो यहां पर पूछा गया कौन सा नहीं इंक्लूडेड है, तो बी नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन हमें बताना है। असत्य कथन ध्यान से देखिएगा। इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसको कि हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक सामान दो, दूसरा सामान लो। गांवों में देखिए जब कोई कुछ बेचने आता था तो 1 किलो गेहूं दे दिया जाता था, 1 किलो गेहूं के बदले वो 1 कटोरी दे देता था, चम्मच दे देता था। आज भी देखा जाता है कई जगह कि लोग कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं, पुराने कपड़े। जब कोई आता है तो उसको आप पुराने कपड़े दे दीजिए, उसके बदले वो आपको 1 कटोरी या कुछ ऐसे दे देगा। ये भी देखा जाता था, तो पहले तो बहुत ही प्रचलित था। अब धीमे धीमे बार्टर सिस्टम आपका खत्म हो रहा है, लेकिन गांव में कहीं कुछ रीजन्स में अभी भी देखा जाता है। तो बार्टर सिस्टम वैदिक काल में प्रचलित था, ये एकदम सही है, ठीक है। फिर काउ वॉज नॉट यूज एज अ मीडियम ऑफ बार्टर सिस्टम, ये आपका गलत है, ठीक है। उस समय लोग गाय जो थी वो उनका तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हुआ करता था, तो ये आपका गलत हो गया। यहां पर सही उत्तर क्या होगा? क्या बोला गया था आपसे कि असत्य कथन बताएं, तो बी आपका सही उत्तर होगा। अच्छा, सत्य असत्य कथन जरूर देख लिया करिए, क्लास गलत हो जाता है नहीं तो प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। दिए गए कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है। हड़प्पा लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हाँ, करते थे। हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये गलत है ना, सत्य कथन बताना है, तो केवल एक जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए जो है वो सही उत्तर है। कहीं पर भी क्लास आपको लगता है कि हम उत्तर जल्दी बता दे रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए आप, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाना है, तो हमें उत्तर जल्दी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज की 7 जातियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है था, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं था? तो दार्शनिक दिया है, किसान दिया है, चरवाहे दिए हैं और वैश्य दिए हैं। तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं थे? तो यहाँ पर दार्शनिक थे, किसान थे, चरवाहे भी थे, लेकिन वैश्य नहीं थे। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मेगास्थनीज की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने मेनली 7 जो कास्ट थे, जो 7 जातियों की बात की थी, उसमें कारीगर हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, योद्धा, दार्शनिक, चरवाहे, परिवेशक और परिषद के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक थी वो उसका नाम क्या था? इंडिका। परीक्षा में पूछा जाता ना, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। किसके दरबार में ये आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये भी याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत की यात्रा पर आए फायान की मुख्य रुचि किसमें थी? तो बताइए किसमें थी? आर्थिक क्षेत्र में थी, सामाजिक क्षेत्र में थी, राजनीतिक क्षेत्र में थी या फिर धार्मिक क्षेत्र में थी? तो इनकी जो मुख्य रुचि थी वो धार्मिक क्षेत्र में थी।
डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, तो ये किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर ध्यान से क्लास, गुप्त काल में करण, अधिकरण, अमरसन आदि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? न्यायालय से था, कृषि से था, कर से था या दासों से था? तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे सही उत्तर? ये इनका जो संबंध था वो न्यायालय से था। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, क्या दिया गया है? देवी चंद्रगुप्तम निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा की कहानी है? तो बताइए इसमें किस राजा की? श्रीगुप्त की, समुद्रगुप्त की, रामगुप्त की या फिर चंद्रगुप्त प्रथम की? तो ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? ये रामगुप्त से रिलेटेड है। सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अच्छा ये देखिए, देवी चंद्रगुप्तम नाटक की अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक कौन थे? विशाखा दत्त थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राक्ष किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। और देवी चंद्रगुप्तम की बात करेंगे तो इसमें हम गुप्त राजा रामगुप्त की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। पल्लव वंश के निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन और नरसिंह वर्मन दिया गया है। तो सबसे पहले तो महेंद्र वर्मन ही है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है? नरसिंह वर्मन है। तो 1, 3, फिर परमेश्वर वर्मन। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, 1, 3, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उपदेशों को अत्यंत सरल भाषा में दिया है। संतों के द्वारा वेदों की भाषा के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? जो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट हुआ करते थे, उन्होंने अपने उपदेशों को संतों ने बहुत अत्यंत सरल भाषा में दिया गया है। हाँ, ये सही है। रीजनल लैंग्वेज वॉज यूज बाय द सेंट इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वेदास, इसीलिए तो उसको सरल बोला गया है। तो ए आपका सही है। अब आप देखिए, जब हम मीराबाई की बात करते हैं, हम तुलसीदास की बात करते हैं, तो इन लोग की भाषा जो थी वो बहुत सरल हुआ करती थी, तो आम जनता इनसे कोरिलेट कर पाती थी। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या दिया गया है? न्याय का जंजीर का संबंध निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट से है? तो बताइए कौन न्याय का जंजीर से रिलेटेड है? औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर, अकबर? तो जहांगीर, जब भी किसी को न्याय की जरूरत होती थी, न्याय मांगना रहता था, तो इस जंजीर को खींचता था। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहांगीर ने आगरा किले के शाहबुर्ज से यमुना नदी के किनारे तक 30 गज लंबी सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। इसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। कोई भी फरियादी घंटी बजाकर न्याय की फरियाद कर सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में निर्मित प्रथम स्थापत्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बताइए, सबसे पहले आगरा का किला, हुमायूं का मकबरा, लाहौर का किला या फिर फतेहपुर सीकरी? तो यहां पर अकबर के समय में सबसे पहले उसने हुमायूं का मकबरा बनाया था। तो बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी होगा यहां पर सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, क्या है? भीमसेन द्वारा लिखित पुस्तक नुस्खाए दिलकुशा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो बताइए किससे है? शेरशाह और हुमायूं के संघर्ष से, इब्राहिम लोदी बाबर के संघर्ष से, विजयनगर बहमनी संघर्ष से या फिर मुगल और मराठा के संघर्ष से? तो यहाँ पे नुस्खा-ए दिलकुशा का संबंध जो है वो मुगल और मराठा कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। भीमसेन द्वारा इसे लिखा गया था। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, 40वां प्रश्न, सल्तनत काल में मुशरिक ए ममालिक एवं
मुस्तौफी ए ममालिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसको सहायता देते थे, किसकी सहायता करते थे बताइए। दीवाने विजारत की, आरिजे मुमालिक थी, दीवाने इंशा की, या फिर दीवाने रसालत की। तो यहां पर ये जो रिलेटेड थे वो आपके रिलेटेड थे किससे, दीवाने विजारत से। इनकी मदद ये किया करते थे। मेनली यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। ए आपका सही उत्तर है। हम लोग देख लेते हैं, वित्त विभाग का मंत्री हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दीवाने विजारत जो है वो आपका वित्त से रिलेटेड था, मैंने बताया ना फाइनेंस से रिलेटेड था, जिसकी सहायता मुशर्रफ ए ममालिक और मुस्तौफी ए ममालिक नामक अधिकारी करते थे। जो मुशर्रफ ए ममालिक का कार्य क्या था, राजस्व वसूली था, रेवेन्यू कलेक्शन था, ठीक है, तथा स्थानीय लेखा जोखा की जांच पड़ताल करना था। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और जब हम मुस्तौफी ए ममालिक का कार्य बात करेंगे तो राज्य में होने वाले खर्चों का नियंत्रण करना इसका कार्य था। तो मेनली ये सब खर्चे से रिलेटेड थे, फाइनेंस से रिलेटेड थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट किसमें स्वीकार किया गया था, पुणे में, नागपुर में, दिल्ली में, या फिर लखनऊ में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट लखनऊ में स्वीकार की गई थी। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर लॉर्ड बेकनहेम की अगर हम बात करें तो इन्होंने, लॉर्ड बेकनहेम ने क्या किया था, चैलेंज दिया था कि अगर आप लोग इतने योग्य हैं तो आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए, एक रिपोर्ट तैयार करिए। लेकिन इस रिपोर्ट पर सारे मतलब जितने मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सबकी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये चीज पता थी कि अगर कांग्रेस सहमत होगी तो मुस्लिम लीग नहीं सहमत होगी, ठीक है, अगर मुस्लिम लीग सहमत होगी तो हिंदू महासभा नहीं सहमत होगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था भारत में। तो इसी वजह से इन्होंने एक चैलेंज दिया 1928 में, और इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बैठाई, ठीक है, उस कमेटी के मेंबर आपके अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, MS एनी, मंगल सिंह, सोहेब कुरैशी, GI प्रधान तथा तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, ये उसी समिति के मेंबर्स थे आपके, और इन लोग ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की जिसका की नाम था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को 1928 में सबमिट कर दिया गया था। और आपको पता है 1927 में एक कमिटी का गठन किया गया था जिसका की नाम क्या था, साइमन कमीशन। ठीक है, और साइमन कमीशन 1928 में ही भारत में आती है। ठीक है, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके पहले ही नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई रहती है, जिसमें कि हमारी मांग अभी भी डोमिनियन स्टेटस की ही रहती है। लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी कई यंग लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की डिमांड थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में हमने अभी भी क्या किया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, और बोला अंग्रेजों को कि आपको 1 साल का समय दिया जाता है इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अंग्रेज करने वाले थे ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो बस ऐसे ही चैलेंज दे दिया था और कुछ उनको लेना देना था नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तब जाके 1929 में लाहौर सेशन में हमारी मांग हुई किस चीज की, पूर्ण स्वराज की। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी। ये याद रखिएगा, लखनऊ में जो सेशन हुआ था उसको डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में किया गया था, और उसी में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार भी किया गया था। और स्वीकार करने के बाद बोला गया था कि 1 साल के समय के लिए हम इंतजार करते हैं इनको रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर 1 साल बाद भी ये कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम अब अपनी डिमांड पूर्ण स्वराज की रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के संबंध में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में विश्वास नहीं था। बताइए, ये तो गलत है ना। अगर हम देखते हैं HRA को HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जब 1928 में किया गया तो उसके मेंबर कौन थे, उसके मेंबर तो भगत सिंह ही थे, और सोशलिस्ट वर्ड में जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, भगत सिंह वॉज अ सेकुलर रिवॉल्यूशनरी, एक धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थी, ये आपका सही है। तो एक गलत है, आर आपका सही है, याद रखिएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चटगांव आर्मरी रॉबरी की अगर हम बात करेंगे तो वो किससे रिलेटेड थी, बिहार से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, या फिर बंगाल से। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम लोग चटगांव केस की बात करेंगे तो ये 1930 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, और कौन रिलेटेड था, सूर्य सेन रिलेटेड थे इससे। सही उत्तर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें,
निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करिए। लाला लाजपत राय की मृत्यु, काकोरी ट्रेन एक्शन, बॉम्बे ब्लास्ट इन सेंट्रल असेंबली और सॉन्डर्स का मर्डर वाली घटना की बात की गई है। तो ये भी आपको पता होगा, हमने कई बार रिवाइज कर लिया है। HRA आपकी बनी है 1924 में, ठीक है, कानपुर में। फिर उसके बाद इन्होंने 1925 में काकोरी किया, काकोरी ट्रेन को लूटा, जिसको कि काकोरी एक्शन, ट्रेन एक्शन कहा जाता है। 1928 में ये HSRA हो गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। और इसी के बाद क्या होता है, सॉन्डर्स का मारने की बात कही जाती है। क्यों? क्योंकि जब साइमन कमीशन आता है, याद रखिए, तो साइमन कमीशन के आने पर हर जगह क्या किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। गो बैक साइमन, काला झंडा दिखाया जाता है। और यहीं पर इसका विरोध लाला लाजपत राय भी कर रहे थे लाहौर में, और उसी समय लाठीचार्ज कर दी जाती है। लाला लाजपत राय को बहुत लाठियां लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भगत सिंह और उनके साथी डिसाइड करते हैं कि हम सॉन्डर्स को मारेंगे, ठीक है। फिर यहां पर ध्यान दीजिए, उसके बाद वो भगत सिंह जो है वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं, और जब वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो ठीक है, यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपका यही होगा काकोरी, तो काकोरी ट्रेन एक्शन सबसे पहले 2 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डेथ ऑफ लाला लाजपत राय 1 हो जाएगा, ये 2 जगह दिया गया है। फिर उसके बाद सॉन्डर्स मर्डर वाला हो जाएगा, और लास्ट में आपका सेंट्रल असेंबली में बम। तो बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1928 में, ठीक है। और अगर हम देखें सॉन्डर्स को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर 1928 में उनको मारने की बात कही गई थी। और विधानसभा में बम कब फेंका गया है? अप्रैल 1929 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय के समय 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल समिति का गठन हुआ था? तो पहला अकाल समिति किसके समय में गठित की गई थी? तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड रीडिंग। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो 1878 की बात की गई है, लॉर्ड लिटन का समय है। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहां पर देखिए, लॉर्ड लिटन की अगर हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 1876 से 1880 तक है, ठीक है। यहां पर तो हमने अभी डिस्कस कर लिया आपसे, प्रथम अकाल आयोग का गठन इसके समय किया गया था, ठीक है। और वो स्ट्रेची कमिटी थी, ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रेची कमीशन की वो किया गया था, बनाया गया था। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था, 1878 में। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय में लगा था? वो भी लॉर्ड लिटन के समय में लगा था। तो पहली चीज स्ट्रेची कमिटी जो कि फेमाइन से रिलेटेड थी, अकाल से रिलेटेड थी, वो याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था। और थर्ड चीज आपको याद रखनी है, वेनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आया था, जिसको कि हटाया किसने था? लॉर्ड रिपेन ने। ये भी याद रखिएगा, वेनाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था? लॉर्ड रिपेन ने। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, वहाबी आंदोलन इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन था। इस आंदोलन के नेताओं के अनुसार अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग देना इस्लाम विरोधी कार्य था। तो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो बी आपका यहां पे सही उत्तर हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता दिया था। तो यहां पर देख लीजिए, वहाबी आंदोलन 1820 से 1860 ईस्वी तक चला। रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी मुख्य शाखा पटना में स्थित थी। इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर पूछ लिया कि वली उल्लाह आंदोलन किसे कहा जाता है, तो आप वहाबी आंदोलन के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब के समय में इस्लाम को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इनका उद्देश्य था काफिरों के देश को मुस्लिम के देश बनाना, और सैयद अहमद के अनुसार अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग देना इस्लाम
विरोधी कार्य है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए थे वो बिल्कुल सही थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो बताइए, सेवा सदन की, धर्म सभा की, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की, या फिर सामाजिक सेवा संघ की? तो इसको कर लीजिए, रिलीजियस गैदरिंग को आप धर्म सभा ही करिए, ठीक है, धर्म सभा ही इसको बोलेंगे हम। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से? वो होगा धर्म सभा। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब क्लास आपको पता है जब हम बात करते हैं 1828 की, 1830 की, इस समय आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय की जो सभाएं थी उसी के अगेंस्ट धर्म सभा की स्थापना की गई थी राधाकांत देव द्वारा, ठीक है। ये एक कट्टरपंथी थे, रूढ़िवादी थे, हम कह सकते हैं ये रूढ़िवादी थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट थे ये, और ऐसे कई प्रथाओं के ये अगेंस्ट थे जो कि इनको लगता था कि सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं राधाकांत देव की तो इन्होंने ये एक रूढ़िवादी थे और धर्म सभा में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन का विरोध इन्होंने किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी आपको पता है 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, कभी मत भूलिएगा। सेवा सदन की हम बात करेंगे तो सेवा सदन का गठन जो है 1885 में हुआ है, ठीक है। और किसके द्वारा? मालाबारी के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, M मालाबारी के द्वारा। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी गठन हुआ है। 1905 वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, जब हम बात करते हैं सामाजिक सेवा संघ की तो हम लोग मल्हार जोशी की बात करेंगे, मल्हार जोशी की, ठीक है। और इन्होंने इसका गठन कब किया था? 1921 में किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन आयोग का गठन तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था? तो आपको बताना है इरविन के समय पे कौन कौन सा जो कमिटीज थी उनका गठन हुआ था। तो देखिए, फ्रेजर कमेटी की हम बात अगर करेंगे तो फ्रेजर कमेटी जो थी वो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड थी और इसका गठन कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में? कर्जन के समय में, ठीक है। और बेविंगटन स्मिथ कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो गठन है वो चेम्सफोर्ड के समय में हुआ है। तो चेम्सफोर्ड 1919 वाले समय में है, 1917, 1918, ठीक है। बटलर और विटले कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन आपका रिपन के समय में हुआ है। बटलर कमेटी किस लिए थे? रिलेशनशिप जो था, ठीक है, प्रोविंस और उसके बीच में, उसको बेटर करने के लिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर 3 और 4 हो जाएगा। व्याख्या एक बार हम लोग देखेंगे, डी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए क्लास, जब हम बात आपसे कर रहे हैं बेविंगटन स्मिथ आयोग का, तो इसका गठन कब हुआ है? 1919 में हुआ है। मैंने आपको बताया है ना चेम्सफोर्ड के समय में हुआ है, तो उसकी टाइमलाइन 1919 1917 वाली है, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किया गया था। इसका गठन जो था वो मुद्रा प्रणाली पर सुझाव देने के लिए, ठीक है, मुद्रा प्रणाली पर सुझाव देने के लिए हुआ था, याद रहेगा आपको। बटलर आयोग का गठन 1927 में हुआ है, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ है, ठीक है। ये भारतीय राज्यों के साथ संबंधों पर सुझाव देने के लिए हुआ था। मेनली ब्रिटिश क्राउन का जो संबंध था, जो रिलेशन था भारतीय राज्यों के साथ, उसको स्मूथ करने के लिए इसीलिए बटल लगाया गया, बटलर कमीशन बिठाया गया, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। और विटले कमेटी की हम बात करेंगे तो 1929 में, ये भी रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था और इसका मुख्य कार्य जो था वो श्रम संबंधी था, ठीक है, मतलब लेबर रिफॉर्म करना, ये याद रखिएगा, ठीक है, विटले के, ये चीज याद रखिएगा। फिर फ्रेजर कमेटी मैंने आपको बता दिया 1902 में, कौन वॉइसरॉय था उस समय? लॉर्ड कर्जन था, और ये पुलिस आयोग मतलब जो था उसमें सुधार करने हेतु इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिल्ली घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया था? तो दिल्ली डिक्लेरेशन की बात की गई है, तो बताइए 1932 में, 1934 में, 1929 में, या फिर 1929 में? तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो था वो आपका 1929 में हुआ था, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन नवंबर 1929 में हुआ था। देश के प्रमुख जो नेता थे उनको इस सम्मेलन में बुलाया गया था और एक घोषणा पत्र पढ़ा गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कि हम कहते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। और इसी में याद रखिएगा, इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत से प्रतिनिधित्व होना था, ठीक है।
राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिए जाने तथा सहमति की एक समान नीति की जाएगी, ये बात बोली गई थी। और इसमें यह स्पष्ट बात हो जानी चाहिए थी कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बार विचार विमर्श करना नहीं था किस समय डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, बल्कि इस बैठक में लागू करने की योजना बनाई जानी थी। तो बार बार आप देख रहे थे कि हमको बार बार ये लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस बैठक में क्या कहा गया, अब हम विचार विमर्श नहीं करेंगे, अब आप हमें सीधे बताएंगे कि किस दिन से ये लागू होगा, तभी दिल्ली डिक्लेरेशन होगा। ये नाम ही है ना घोषणा पत्र, जिसमें कि कुछ बातें कही गई थी। देखिए 1929 में वाइसरॉय इरविन था जिसने की सारी मांगों को अस्वीकार कर दिया था। और इसी के बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बाद में इरविन और गांधी जी के पास एक और पैक्ट साइन होता है, जिसके बाद कुछ बातें मानी जाती है और गांधी जी सरोजनी नायडू और कुछ लोगों के साथ जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कर दी गई थी? देखिए अभी 1929 में हम लोग ने दिल्ली डिक्लेरेशन की बात की है। अब पूछा गया है कि हम बाइकॉट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ये किस में अनाउंस कर दिया गया था? कराची में, गया में, लाहौर में या फिर अहमदाबाद में? तो याद रखिएगा 1929 में लाहौर सेशन में ये बोल दिया गया था। लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और तभी बोला गया था आज से हमारा जो लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस का, अब हम उसको नहीं मांगेंगे, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर क्या बोला गया, आने वाली 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। तो चलिए ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों में से असत्य कथन को हमें चुनना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा अगस्त 1934 में सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। साइमन कमीशन ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया था। अब देखिए क्लास, कम्युनल अवार्ड की अगर हम बात करें तो कम्युनल अवार्ड की बात 1934 में नहीं 1932 में की गई थी, याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया। साइमन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट की बात दलित्स के लिए, ये आपका सही है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, खाली बी। ठीक है क्लास, यहां ध्यान दीजिएगा, आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है तो इसी वजह से उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्योंकि पहला वाला 1932 होना चाहिए। हम देख भी लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, याद रखिएगा। आपको पता है जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो मैकडॉनल्ड ने क्या कहा, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेंगे, हम कम्युनल अवार्ड की बात करेंगे दलित्स के लिए। और ये इनका मेन पर्पस इसके पीछे क्या था, डिवाइड एंड रूल वाला, जैसे कि इन्होंने 1909 में कर दिया था जब इन्होंने मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म की बात की थी। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी थी, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं, हम कम्युनल अवार्ड की ये बात कर रहे हैं दलित्स के लिए, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट नहीं किया था। बाद में पूना पैक्ट साइन होता है जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौट के आते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तो उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि हम पूना पैक्ट कहते हैं 1932 में। याद रखिएगा, ये पूरी कहानी है आपकी। ठीक है, साइमन कमीशन ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया था, लेकिन उसने सीटों के आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखा था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखें, जब अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइए, विंस्टन चर्चिल था, क्लेमेंट एटली था, मॉरिस जॉन्स था या फिर एडवर्ड थॉमसन था? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, जब अगस्त प्रस्ताव की बात की गई थी उस समय विंस्टन चर्चिल था। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, ए सही उत्तर है। ठीक है, बोला गया था इसमें क्या कि भारत को युद्ध के बाद अगस्त ऑफर में, देखिए परीक्षा में पूछा जाता है अगस्त ऑफर पहले आया था कि क्रिप्स मिशन पहले आया था। तो याद रखिएगा ए पहले आता है, बाद में सी आता है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको याद ही नहीं आता है कि पहले अगस्त आया है कि क्रिप्स आया है। तो पहले अगस्त ऑफर आया है, फिर क्रिप्स मिशन आया है। ठीक है, ए के बाद सी आता है।
अब देखिए इसमें बोला क्या गया था, भारत को युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, और वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या जो है उसे बढ़ा दी जाएगी और युद्ध के तुरंत बाद एक प्रतिनिधि संविधान बनाने वाला निकाय नियुक्त किया जाएगा, ये भी बोला गया था। लेकिन एक ये ऑफर था, तो ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन भी दी गई थी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सहमति जतानी पड़ेगी, ठीक है, और कब मिलेगा ये सब चीजें ये बताया नहीं गया था। इसी वजह से अगस्त ऑफर को लोग ठुकरा देते हैं। फिर आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है, और क्रिप्स मिशन को क्या बोला जाता है, पोस्ट डेटेड चेक, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पौंडीचेरी पर उपनिवेश स्थापित करने वाली पहली विदेशी जो शक्ति थी वो फ्रांसीसी थी। फिर लीवेंट कंपनी का संबंध ब्रिटेन से था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर। पौंडीचेरी पे जो पहली फॉरेन पावर थी जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी वो पुडुचेरी थी क्या, पुडुचेरी पे, ठीक है, बताइए पुडुचेरी पे कौन थी, तो वो आपकी फ्रेंच नहीं थी, वो आपकी पुर्तगाली थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो आपका गलत हो गया, लिवेंट कंपनी वॉज रिलेटेड टू ब्रिटेन, सही है, तो बी आपका सही उत्तर है। सत्य कथन चुनना है ना, ये देखते चलिएगा। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। देखिए जब हम बात करते हैं पौंडुचेरी या पुडुचेरी में, तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, याद रखिएगा। उसके बाद डच आए थे, ठीक है, डच के बाद अगर हम देखेंगे तो फ्रांसीसी आए थे और फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज आए थे, ठीक है, और फिर बाद में आपको पता है कि 1814 में पेरिस की एक संधि हुई थी जिसके तहत फ्रांस को इसे ब्रिटिशर्स ने दोबारा सौंप दिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, दक्कन में भारतीय शक्तियों में कौन पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो दक्कन की बात की गई है। एंग्लो मैसूर युद्ध याद करिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, जिसमें कि कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी ना, और हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। प्रश्न, सिंगपोस विद्रोह किस राज्य में हुआ, एक जनजाति विद्रोह था, तो बताइए। तो सिंगपोस रिबेलियन कहां पर हुआ था, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर असम में, तो ये असम में हुआ था। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 56, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का पहला भाग है, ठीक है, तो बताइए आहार नाल का पहला भाग क्या है, ओरल कैविटी, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, तो यहां पर मुख गुहा, ठीक है, ओरल कैविटी पहला भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, क्या दिया गया है, मज्जा गुहा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पल्प कैविटी की बात की गई है, नाक से है, कान से है, दांत से है या फिर आंख से है, तो पल्प कैविटी जो है वो टीथ में होती है, तो सी आपका सही उत्तर है। यहां पर इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे यहां से। निम्नलिखित में से किसमें लार ग्रंथि नहीं होती है, तो किस जानवर की लार नहीं बहती है, तो बताओ। चीता को लार बहाते हुए देखा है, बिल्ली को लार बहाते हुए देखा है ना, शेर को लार बहाते हुए देखा है, छिपकली को, वेल मछली को या फिर जिराफ को। अब वेल जो मछली है वो आपकी लार बहा रही है नहीं बहा रही है, कौन बताएगा, तो वेल जो है वो लार नहीं बहाती है, ठीक है, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, इंसुलिन के अल्पस्राव से मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है, अग्नाशय में उपस्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए क्लास, यहां पर अगर हम देखें इंसुलिन इज प्रोड्यूस, दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। जब इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता है तो डायबिटीज होता है, ठीक है, लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज द डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। हाँ, तभी तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है ना। और इंसुलिन आपका कहां प्रोड्यूस होता है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया है। जो पेनक्रियाज में बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये भी सही है, दोनों ही सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपका बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए। अब क्लास यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना, ठीक है। तो अगर अग्नाशय में जो बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन की अल्प मात्रा सिक्रीट होगी, कम मात्रा में बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ये चीज समझिए, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। ये चीज समझ में आया? ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। इंसुलिन जो होता है, जो बीटा सेल पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, वो ग्लूकोज को ग्लूकोजन में कन्वर्ट करता है और जब ये कन्वर्जन नहीं हो पाता इंसुलिन की कमी की वजह से, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मधुमेह रोग। जब आप ब्लड टेस्ट करते हो तो शुगर लेवल देखते हो ना, तो वही चीज की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 60वां प्रश्न। वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की गई है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इट्स एंटायर प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये आपका गलत है। जो ये प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है? ट्रू स्टेटमेंट। तो खाली जो एक है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्लास। देखिए इसमें 1 मिनट आप लोग ध्यान से देखिएगा। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अंतिम जो हमें उत्पाद मिलते हैं वो CO2 और जल बनता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज एक अणु में 36 ATP या 368 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। हो सकता है परीक्षा में ये पूछ ले आपसे कभी, ठीक है। और फिर देखिए दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो वो कहां संपन्न होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, स्टेपीज अस्थि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से असत्य कथन हमें चुनना है, ठीक है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां बताना है। यह अस्थि अंतःकरण में पाई जाती है या शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, ठीक है। देखिए अंतःकरण में, ठीक है, ये बोला गया है कि ये जो स्टेपी बोन होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी में। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये कान में आपकी पाई जाती है। यहां पर देखिए, इसकी पहले आप स्पेलिंग सही कर लीजिए। ये STAPES होता है, ठीक है, स्टेपीज होता है। ये वाला स्टेपीज अगर आप लिखेंगे तो ये तो ग्रासलैंड हो गया ना, यूरोप में जो ग्रासलैंड प्रेजेंट होती है। तो स्टेपीज कर लीजिए। ये कान में एक छोटी सी हड्डी होती है, लेकिन ये आउटर एरिया में नहीं, ये मिडिल एरिया में प्रेजेंट होती है। तो यहां पर जो पहला दिया गया है, इट इज फाउंड इन इनर ईयर, नहीं, ठीक है, इनर में नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका कान है, इधर आपको मिल रही है, तो हम मिडिल एरिया में, इनर में नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो गया। असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा फिर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। असत्य पूछने की वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। हम चेक भी जरूर करेंगे, देख लेते हैं एक बार। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विषाणु सजीव व निर्जीव पदार्थों के बीच संयोजक कड़ी है। इसमें सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्लास, अगर हम देखें, जो वायरस है वो करेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। ये बिल्कुल सही है। वायरस को हमेशा एक बॉडी की आवश्यकता होती है। अगर वायरस के पास बॉडी नहीं है तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही वायरस को एक बॉडी मिल जाएगी वो लिविंग हो जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, आप छींके, वायरस निकला, सराउंडिंग में है, अब इसके पास बॉडी नहीं है, तो वो एक नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही दूसरे के हाथ में आके गिरा और उसने उसी हाथों से आप छींके, ठीक है, हम फिर दूसरे के हाथ में गिरा, उसने बिना हाथ धोए कुछ खा लिया, उसके बॉडी में चला गया, तो वायरस अब एक्टिव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये चीज याद रखिएगा, वायरस को हमेशा एक बॉडी की आवश्यकता होती है, विषाणु को, ठीक है। जैसे ही वो बॉडी में जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, और जब तक उसके पास बॉडी नहीं है तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जीवाणु भोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है हमें।
क्या चुनना है? फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यह एक प्रकार का जीवाणु होता है, इसका आवरण कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो देखिए बैक्टीरियोफेज के बारे में जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अगर बैक्टीरियोफेज की बात हम करेंगे तो ये एक तरीके का विषाणु होता है, वायरस होता है, और इसका जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। तो बोला गया कौन सा इनकरेक्ट है? तो दोनों ही इनकरेक्ट है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, कोशिका निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो बताइए, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी या फिर लैटिन? तो मुझे तो लगता है लैटिन, ठीक है, डी आपका सही उत्तर होगा। ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछना चाहिए वैसे, लेकिन यहां पर यह याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक का नाम आपको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोला गया है? यहाँ पर सेल वॉल की बात की गई है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया पादपों की सबसे आंतरिक संरचना होती है। सेल वॉल्स जो हैं वो प्लांट्स में ही खाली प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सेल वॉल कहां पर होता है? एकदम आउटर होता है ना, आउटर। तो ये आपका गलत है, इनर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट। तो यहां पर आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न है ये सब, तो क्यों खटाक खटाक लग जा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से लवक पादपों को श्वेत या रंगहीन रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो बताइए कौन से प्लास्टिक जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स को व्हाइट या कलरलेस रखने में? तो क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो ये तो ग्रीन कलर इंपार्ट करता है ना, हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो पेड़ों को कलरलेस या व्हाइट रखता है। तो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बोला गया है? तो कौन से हैं जल्दी से बता दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट फूड लो तो सिट्रस फूड की बात की जाती, आंवला की, नींबू की ना। और कौन एंटीऑक्सीडेंट होता है? बोला जाता है कि बीट जूस पियो, ठीक है। तो यहां पर आपका सी और ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो आपका सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, आरएनए निम्नलिखित में से किस प्रकार की संरचना होती है? तो आरएनए जो होती है वो सिंगल हेलिकल होती है, ठीक है, सिंगल हेलिकल। सिलाई मशीन की सुई की गति निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति होती है? द मोशन ऑफ निडल और स्विंग मशीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप मोशन? तो बताइए, सिलाई करते हो ना, तो एक बार सिलाई होगी फिर दूसरी बार ऐसे ऐसे, तो किस पे? लीनियर मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन नहीं, ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि आप कितने उस पे मोशन कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं 17th क्वेश्चन, बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरित जो है, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरित शून्य होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में इसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र पानी में तेल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्लक्स मीटर, ग्रेवीमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ओडोमीटर? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर जो ग्रेवीमीटर है इसका प्रयोग किया जाता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ ऑयल इन द वाटर। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में द्रव्य दाब समान होता है, वायु में ध्वनि का ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। देखिए फ्लूइड प्रेशर जो है एट एनी पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, एक पॉइंट की बात की गई है तो वो सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है। एज टेम्परेचर ऑफ अ साउंड इन एयर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। इस टेम्परेचर का असर साउंड पे नहीं पड़ेगा, ये आपका गलत है।
ये आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, केवल 1, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, संवेग संरक्षण निम्नलिखित में से किस गति विषयक नियम का हिस्सा है? तो ये तो थर्ड लॉ का, सी आपका सही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस वस्तु का न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से कितना हो सकता है किसी वस्तु का? तो बताइए, न्यूनतम तापमान की बात की गई है, न्यूनतम तापमान तो कितना होगा, 273 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो 1 और 4 डी। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये, द्रव्य का ताप बढ़ाने पर उसका जो पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ताप बढ़ने पर द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। जब हम किसी भी द्रव्य को गर्म करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके वजह से सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ए सही उत्तर होगा यहां पर। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। ऐसे आने वाले क्लासेस में हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि मैक्सिमम रिवीजन आप लोगों को कराया जा सके। आज के सेशन में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इसी तरीके से अपने डिस्कशन को रखें या फिर इसमें कुछ चेंजेस लाए जाए। अब परीक्षा में बहुत कम समय है तो हमको मैक्सिमम टाइम क्या करना है, अपने रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब आने वाले समय में, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। उसके पहले, जाने के पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, एग्जाम पास है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ठीक है, और मेहनत करिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। आप जरूर सफल होंगे, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू क्लास।